हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम कर रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड पहले के 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो फर्स्ट वाला ही स्टेट लिस्ट में नहीं आता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये कौन सी लिस्ट में आता है? ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, राइट। फिर पुलिस, लॉ, ऑर्डर, प्रिजन, ये तीनों के तीनों ही स्टेट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन ये तीनों के तीनों ही कौन सी लिस्ट में आते हैं? तो ये आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन। सेंटर स्टेट रिलेशन कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करते हैं। कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है काम सारा चलता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पे डिपेंड करते हैं। मैकेनिक्स फॉर डायलॉग पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो चारों के चारों पॉइंट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द 4। नेक्स्ट है, द यूनियन पार्लियामेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। फर्स्ट है, टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब देखो, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कौन सी कंडीशंस में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेचर बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट इन्होंने दे रखी है, टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंडिया का कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है किसी भी कंट्री के साथ, तो उसको इफेक्ट में लाने के लिए अगर स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की जरूरत पड़ रही है तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। सेकेंड है, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। स्टेट अगर उसका कंसेंट है कि हाँ सेंटर जो है वो हमारे इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाए, तब भी यूनियन पार्लियामेंट उस पे लॉ बना सकती है। थर्ड है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। अब स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है तो उस टाइम पे सेंटर का पूरा कंट्रोल होता है स्टेट पे, तो उस केस में भी जो सेंटर है, जो यूनियन पार्लियामेंट है, वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। फोर्थ है, इन द नेशनल इंटरेस्ट व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय द 2/3 मेजोरिटी। हाँ, इन केस नेशनल इंटरेस्ट के लिए राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि स्टेट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो उस केस में भी यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी 4। नेक्स्ट है, आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 249 आर्टिकल क्या कहता है? 249 आर्टिकल कहता है कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स है उन पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और उसके अंडर जो है बाकी कंडीशंस दे रखी है कि पार्लियामेंट में जो 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। अगर पास हो रहा है तो उस केस में जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, लेजिस्लेटिव powers of the parliament with respect to matter in the state list. Next, states in Indian Union will receive at last what part of the following percentage of central tax under the 14th Finance Commission recommendation? 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कितने परसेंट सेंट्रल टैक्स जो है वो स्टेट्स रिसीव करेगी? तो वो है 41%। जो 14th फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन में ये जो शेयर था ये था 42% का। तो अभी के लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है तो उसमें ये शेयर है 41% का। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है, बोथ प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन। अब देखो, जो प्लानिंग कमीशन है ना अभी के लिए वो खत्म हो चुका है, वो काम नहीं करता। प्लानिंग कमीशन की जगह पे क्या आ गया है? प्लानिंग कमीशन की जगह पे आ गया है अभी
नीति आयोग। कब आया था? 2014 में आया था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसी की जगह पे आया था नीति आयोग, राइट। तो प्लानिंग कमीशन और यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के, अब जो प्लानिंग कमीशन था ये क्या था? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन है ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 280 में, राइट। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। बोथ प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन आर इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली करेक्ट है। सेकंड क्या है? रिकमेंडेशंस गिवन बाय बोथ आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब देखो रिकमेंडेशंस जो होती है वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती, तो बी वाली जो स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट आ जाएगी। प्लानिंग कमीशन परमानेंट, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद, जो फाइनेंस कमीशन होती है हर 5 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट होती है, राइट। Finance Commission awards non-plan resources while Planning Commission allocates plan resources, ये भी सही है। Next है the Finance Ministry, Government of India has introduced the concept of outcome budget from 2005। 2005 में आउटकम बजट का एक कॉन्सेप्ट आया था, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकर आई थी आउटकम बजट का कॉन्सेप्ट। तो उसके अकॉर्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द आउटकम्स विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अब ये जो आउटकम्स है तो वो कौन मॉनिटर करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उस टाइम पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लानिंग कमीशन के पास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 में मेंशन है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में मेंशन है। इलेक्शन कमीशन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में मेंशन है, राइट। प्लानिंग कमीशन ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये मेंशन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? सबसे पहले वेल्थ टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज अंडर रेजिड्यूरी पावर्स? कौन से आर्टिकल के अंडर रेजिड्यूरी जो पावर्स है उसमें भी इंडियन पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है? रेजिड्यूरी जो लिस्ट दे रखी है, तो ये मेंशन है आर्टिकल 248 में। नेक्स्ट है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है? फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों दे रखे होते हैं, तो ये रिलेटेड है टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में मेंशन है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years टू रिव्यू सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन अभी के लिए तो नहीं है, इसको रिप्लेस करके 2014 में क्या आ गया था? नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। नेक्स्ट फॉर विच पर्पज इज द फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड? फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट क्यों किया जाता है? फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है टू मेक रिकमेंडेशन फॉर डेवल्यूशन ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू रिसोर्सेस। नेक्स्ट है द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन हुआ करता था? चेयरमैन था प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी चेयरमैन कौन होता था? कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता था, होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट है इन विच लिस्ट डज द यूनियन गवर्नमेंट एंजॉय एक्सक्लूसिव पावर्स? यूनियन गवर्नमेंट के पास जो एक्सक्लूसिव पावर्स है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे है एक्सक्लूसिव पावर्स। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 थ्रू। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, तो ये प्लानिंग कमीशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था, किसी ऑर्डर के थ्रू आया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आया था, या एक पार्लियामेंट का डिसीजन था? तो ये आया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। नेक्स्ट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू। फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या है इंडिया में? तो इंडिया में इसका प्राइमरी फंक्शन है रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, राइट।
नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे प्लानिंग कमीशन के टाइम पे 2014 तक, तो उसका जो फाइनल अप्रूवल होता था वो कौन देता था? तो उसका फाइनल अप्रूवल देता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। Next step, which one of the following authorities recommends the principles governing the grants in aid of the revenue to the states out of the consolidated fund of India? consolidated fund of India से जो states के पास grants जाती है, जो revenue में से grants states के पास जाती है, तो उसको recommend कौन करता है? तो उसकी recommendation देता है finance commission। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन इज आर। फाइनेंस कमीशन के काम क्या है? टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे को विड्रॉ करने का अलाउ करता है फाइनेंस कमीशन। टू एलोकेट बिटवीन स्टेट एंड द शेयर्स ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस। टैक्सेस को स्टेट्स के बीच में शेयर करने का काम इसका होता है। टू कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट्स इन एड्स फ्रॉम द, ये काम फाइनेंस कमीशन का नहीं होता। Next है to supervise and report on whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provisions। ये भी फाइनेंस कमीशन का ही काम है कि budgetary provisions के अकॉर्डिंग टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट लगा रही है, उस चीज़ को सुपरवाइज करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ये काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का। तो आंसर आ जाएगा 1, 2 and 4 ऑप्शन डी। Next, with reference to the Constitution of India, which one of the following pairs is not correctly matched? फर्स्ट है फॉरेस्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, सही है। सेकंड है स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता, ये कौन सी लिस्ट में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में, राइट। थर्ड है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ ये स्टेट लिस्ट में आता है। Next है which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive powers of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive powers of the union। तो ये मेंशन है आर्टिकल 257 में कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो ऐसी पावर्स नहीं होएगी कि वो यूनियन की ही पावर्स को इम्पीड कर दे, उसको ब्लॉक कर दे, उसको रोक दे। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स को स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं रोक सकती। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, तो फर्स्ट वाला ही यूनियन लिस्ट के अंडर आता है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, पब्लिक हेल्थ, ये तीनों के तीनों आते हैं स्टेट लिस्ट में, ये तीनों के तीनों स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, राइट। Next, the authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from। Consolidated Funds of India से अगर पैसा विथड्रॉ करना है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास। Next, all revenues received by the union government by ways of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to। गवर्नमेंट, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास जितना भी पैसा आता है टैक्सेस के थ्रू आता है या बाकी रिसीट्स के थ्रू आता है, वो कहाँ पे जाकर क्रेडिट होता है, कहाँ पे जाकर जमा होता है? तो वो सारा का सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वहां पे जाकर जमा हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। अगर यूनियन बजट, जो एनुअल यूनियन बजट आता है वो लोकसभा में पास नहीं होता तो क्या होता है? तो उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Next, which one of the following statements appropriately describes the fiscal stimulus? Fiscal stimulus क्या होता है? जब हमारी सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो भी स्टेप लेती है तो उसको बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। Next, which of the following are the methods of the parliamentary control over public finance in India? तो कौन से मेथड्स है जिनके थ्रू जो हमारी सरकार है, हमारी पार्लियामेंट है, वो पब्लिक फाइनेंस पे कंट्रोल करती है? फर्स्ट है प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, पास होती है लोकसभा से प्रॉपरली।
सेकेंड है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ करना है, पैसा विड्रॉ करना है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है पहले। थर्ड है प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वोट ऑन अकाउंट। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो एडिशनल ग्रांट्स ले सकती है। वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन है कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती तो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलवाया जा सकता है। फोर्थ है अपीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब ये नहीं आता इसमें कोई पार्लियामेंट्री कंट्रोल का ये मेथड नहीं है। फिफ्थ है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल। पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रॉपर पास होता है। तो इन सब ये जो 4 मेथड्स हैं इनसे पता चलता है कि हमारी जो सरकार है, हमारी पार्लियामेंट है, वो पब्लिक फाइनेंस पे कंट्रोल कर रही है। तो आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, ऑप्शन ए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।